बैंक के बाहर जूते पॉलिश करने वाले इस लड़के पर ध्यान दीजिए। मासूम से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे एक बहुत ही होशियार और महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन छुपा हुआ है। इस लड़के का नाम गैरेट है और उसने जानबूझकर अपना स्टॉल एक बैंक के बाहर लगाया है ताकि उसके पास अमीर कस्टमर्स आएं। जूते पॉलिश करने से जो भी पैसे मिलते हैं उसे उसकी कोई खास परवाह नहीं है। वह अपना काम धीरे धीरे करता है ताकि वह उन अमीर लोगों की बातें सुन सके। उनके जाते ही वह उन सारी काम की बातें अपनी नोटबुक में लिख लेता। उसे सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए था जो केवल अमीर लोगों के पास होती है। गैरेट बहुत छोटी उम्र में ही यह समझ चुका था कि बैंकर बनना ही उसका सपना है। वह टेक्सास में रहता है और यह समय था 1929 का, जब रंगभेद अपने चरम पर था। गैरेट के पिता ने बड़े दुख के साथ उसे बताया कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन गैरेट के चेहरे पर उनके शब्दों का कोई असर नहीं था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय और साहस साफ साफ दिखाई दे रहा था। 15 साल बाद गैरेट अब बड़ा हो चुका था और वह अपनी पत्नी एनीस और बेटे के साथ लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर रंगभेद उतना ज्यादा नहीं था और उसने फैसला किया कि वह यहाँ अपना बिजनेस शुरू करेगा। गैरेट अपनी पत्नी से वादा करता है कि जैसे ही वह रियल एस्टेट एजेंट बनेगा वे अपने खुद के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। शहर में नए होने के कारण उन्हें अपने रिश्तेदार के घर शेल्टर लेना पड़ा। गैरेट की नजरें हमेशा पैनी रहती हैं और उसने देखा कि उनके इलाके में कई घर खाली पड़े हुए थे। यह इसलिए था क्योंकि वह इलाका ज्यादातर ब्लैक लोगों का था और वे घर व्हाइट लोगों के थे। गैरेट ने इस स्थिति को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उसे पता था कि व्हाइट लोग इन घरों में नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी कम्युनिटी के लिए यह जगह एकदम सही थी। गैरेट एक घर के मालिक के पास गया और उसे प्रस्ताव दिया, आपके घर सालों से खाली पड़े हैं तो क्यों ना आप उसे मुझे बेच दें। उस मालिक ने गैरेट को $30,000 देने का प्रस्ताव दिया और बाकी का पैसा तब मिलेगा जब गैरेट घर के सारे कमरे किराए पर चढ़ा देगा। हालांकि मालिक को यह बिजनेस बहुत रिस्की लगा और उसने कहा कि वह सारे पैसे एडवांस में चाहता है। गैरेट के चेहरे पर निराशा का कोई भी भाव नहीं था क्योंकि वह अपने आइडिया पर पूरी तरह से विश्वास करता था। गैरेट की नजरें अचानक एक कैलेंडर पर पड़ी जो उस मालिक को एक लोकल बैंक के मैनेजर ने दिया था। उस मालिक को गुड बाय कहकर गैरेट सीधे बैंक में चला गया। गैरेट बैंक के मैनेजर से मिलना चाहता था, लेकिन बैंक के अंदर उसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। मैनेजर की सेक्रेटरी ने उसे मिलने से रोक दिया और गैरेट घंटों तक गेट के बाहर इंतजार करता रहा। जैसे ही मैनेजर बाहर निकला, गैरेट ने कहा, मुझे आपके एक वीआईपी कस्टमर ने भेजा है, मुझे लोन चाहिए, इससे उन्हें भी फायदा होगा। लेकिन मैनेजर ने बिना और कुछ सुने ही गैरेट का लोन रिजेक्ट कर दिया। रात को उस मालिक ने गैरेट को फोन किया और पूछा, तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों किया? गैरेट ने माफी मांगी, लेकिन मालिक को कोई गुस्सा नहीं आया। उसे गैरेट की मेहनत और जज्बा पसंद आया। उसने गैरेट से कहा, तुमने सही किया, मैं तुम्हें लोन दिलवा दूंगा। और इस तरह गैरेट को अपनी जिंदगी का पहला लोन मिल गया और उसने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। अगले दिन जब गैरेट उस घर की मरम्मत कर रहा था तो एक व्हाइट महिला आई और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? गैरेट ने बड़े शांति से उसे बताया, मैं इस घर का नया मालिक हूँ और इसे ठीक कर रहा हूँ। यह सुनकर वह महिला हैरान हो गई और गुस्से में अपने घर में चली गई। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और गैरेट से उसके मालिक होने का सबूत मांगती है। गैरेट पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयार था, इसलिए उसने घर के कागजों की डुप्लीकेट कॉपी अपनी जेब में रखी थी। पुलिस ने कागजों की जांच की और पाया कि घर गैरेट के नाम पर है। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब उस औरत को यह पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक एक ब्लैक आदमी है तो वह गुस्से में आकर अपना घर खाली कर देती है। उसकी रूढ़िवादी मानसिकता के अनुसार वह किसी ब्लैक व्यक्ति के साथ उसी बिल्डिंग में नहीं रहना चाहती थी। जैसे ही उसने घर खाली किया, गैरेट ने उसे किसी और को किराए पर दे दिया। उसे किसी से भी नफरत नहीं थी, वह इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था। व्हाइट लोग गुस्से में अपना घर खाली करते जा रहे थे और गैरेट उन्हें ब्लैक किराएदारों को दे रहा था। गैरेट के बिजनेस आइडिया को काम करता देखकर उस प्रॉपर्टी के मालिक ने गैरेट के साथ आगे भी बिजनेस करने का मन बनाया। उसने गैरेट से कहा, तुम सस्ते दामों पर व्हाइट लोगों के घरों को देखो और उनके लिए ब्लैक किराएदार ढूंढो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन घरों को खरीदने में, लेकिन हमें यह सावधानी से करना होगा ताकि किसी को यह न लगे कि हम साथ में काम कर रहे हैं। गैरेट जानता था कि उसकी रंग की वजह से उसे यह प्रॉपर्टी खरीदने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसीलिए उसने तुरंत उस आदमी की ऑन ऑफर स्वीकार कर ली। अगले कुछ सालों तक उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए। गैरेट की फैमिली जल्द ही एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाती है। उसकी खुली सोच और बुद्धिमत्ता ने उसका पूरा साथ दिया। जब भी कोई उसके साथ रंग के आधार पर
पर भेदभाव करता, गैरेट कभी भी इसका जवाब नहीं देता। वह जानता था कि इस तरह का विवाद उसके रास्ते का हिस्सा बन सकता है और वह इस खेल को अपनी शर्तों पर खेलना चाहता था। अपने लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना ही उसका असली उद्देश्य था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। गैरेट के बिजनेस पार्टनर की उम्र बढ़ने के कारण मृत्यु हो जाती है और सालों में उस पार्टनर के हिस्से के शेयर्स उसकी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। वह औरत अपने हस्बैंड से बिल्कुल विपरीत थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि एक ब्लैक आदमी आधे शहर का मालिक है, वह गैरेट के साथ काम करने से मना कर देती है। वह गैरेट के शेयर्स को बहुत कम कीमत में खरीदने की कोशिश करती है और अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उसे कोर्ट में घसीटने की धमकी देती है। 1980 का समय ब्लैक लोगों के लिए बहुत कठिन था और अगर यह केस कोर्ट में जाता तो जज कभी भी गैरेट के पक्ष में फैसला नहीं सुनाते। गैरेट खुद के साथ इस भेदभाव के खिलाफ था और उसने कोर्ट जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसे यह साबित करना होगा कि वह भी इस बिजनेस का असली हिस्सा था। अब तक जो सच छिपा था वही उसके रास्ते का रोड़ा बन गया था। गैरेट उस बैंक मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वह पहले से ही उस औरत के साथ मिला हुआ था। गैरेट निराश होकर बैंक की बिल्डिंग को निहारता है। वह महसूस करता है कि उसे रंग की वजह से अपमानित किया गया और जो बिजनेस उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया था वह भी उससे छीन लिया गया। तभी गैरेट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह देखता है कि उस बिल्डिंग में 4 बैंकों के ऑफिस हैं। उसने सोचा, मैं इस पूरी बिल्डिंग को खरीद लूंगा, फिर देखता हूँ कौन मुझे अंदर आने से रोकता है। गैरेट एक रियल स्टेट डेवलपर को ढूंढता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। डेवलपर को लगता है कि गैरेट का दिमाग खराब हो गया है क्योंकि बिल्डिंग की कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन कुछ देर डिस्कशन करने के बाद डेवलपर को यह समझ में आता है कि गैरेट हवा में बातें नहीं करता था। वह जानता था कि अगर गैरेट यह बिल्डिंग खरीद लेता है तो इन 4 बैंकों को उसे सर्व करना पड़ेगा और उसे लोन देना ही होगा। इसके साथ ही बैंक उसे समय समय पर रियल एस्टेट के सीक्रेट्स भी बताएंगे, जिससे गैरेट के बिजनेस को बहुत फायदा होगा। डेवलपर को गैरेट का आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास पैसे होते हुए भी वे इस बिल्डिंग को खरीदने में सक्षम नहीं थे क्योंकि बिल्डिंग का मालिक एक व्हाइट था। उन्हें एक व्हाइट एजेंट की जरूरत थी जो उनकी तरफ से ट्रांजैक्शन पूरा कर सके। गैरेट को एक ऐसे लड़के का ख्याल आता है जिसे वह पहले के दिनों में जानता था। वह मैट नामक लड़के को जानता था जो पहले गैरेट के साथ घरों की मरम्मत करता था। मैट ईमानदार और खुली सोच वाला था, इसीलिए गैरेट ने उसे अपना एजेंट बनाने का सोचा। गैरेट और मैट ने उसे हाई क्लास मैनर्स सिखाए। मैट की गणित कमजोर थी और उसे रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह जल्दी सीखने वाला था। कुछ दिनों में हुई थी। मैट ने इतनी ट्रेनिंग ली कि अब वह गोल्फ खेलते खेलते भी कैलकुलेशन कर सकता था। वह उस बिल्डिंग के मालिक से मिलने जाता है और उनकी बातचीत सही तरीके से जाती है। मैट को उस बिल्डिंग को खरीदने का मौका मिलता है, लेकिन अभी भी उसकी कीमत तय करना बाकी था। मैट डर रहा था कि वह उस आदमी से इतनी बड़ी डील कैसे करेगा, लेकिन गैरेट उसकी मदद करता है। वे रात को बिल्डिंग की खिड़कियों से बाहर देखकर उसकी वैकेंसी रेट और किराए पर देने वाली प्रॉपर्टी से होने वाली आय का हिसाब करते हैं। गैरेट ने सब कुछ कैलकुलेट करके मैट को याद करने को कहा ताकि वह अगले दिन उस बिल्डिंग के मालिक से बेहतर नेगोशिएशन कर सके। और जब डील की बारी आई तो मैट हमेशा 2 कदम आगे था। मैट ने बिल्डिंग को 1.5 मिलियन में खरीद लिया। उस दिन के बाद गैरेट जब भी उस बिल्डिंग में जाता, 4 बैंक के प्रेसिडेंट उससे हाथ मिलाकर स्वागत करते। जो मैनेजर ने गैरेट को मुश्किल वक्त में तंग किया था वह उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन गैरेट उस पर कोई ध्यान नहीं देता। गैरेट का रियल एस्टेट बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है और वह ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदता है। इसके कारण कई ब्लैक लोगों को बड़े शहरों में बिना किसी भेदभाव के रहने का मौका मिलता है। उनके काम को वाइस प्रेसिडेंट भी सराहते हैं। कुछ सालों बाद 1963 में बिनार्ड अपनी फैमिली के साथ अपने पिता से मिलने जाता है। उसकी सफलता देखकर बिनार्ड के पिता को अपने बेटे पर गर्व होता है। अगले दिन गैरेट अपने बेटे के साथ वॉक पर जाता है। वह एक बिल्डिंग के पास से गुजरता है जहां वह पहले जूते पॉलिश किया करता था। उसे देखकर यह महसूस होता है कि अब भी इस शहर में कुछ नहीं बदला है। टेक्सास, अमेरिका की सबसे रेसिस्ट सिटी, आज भी वही सोच रखती है। गैरेट वहां एक लड़की को जूते पॉलिश करते हुए देखता है और जब उसे पता चलता है कि वह सिर्फ व्हाइट लोगों के जूते पॉलिश करती है तो उसे एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। गैरेट यह ठान लेता है कि वह इस भेदभाव को खत्म करेगा और अपने समुदाय को सम्मान की जिंदगी जीने का मौका देगा। वह जो से मिलता है और उसे कहता है, हमें टेक्सास के मेनलैंड बैंक को खरीदना चाहिए। जो को लगता है कि गैरेट का दिमाग खराब हो गया है क्योंकि टेक्सास में ब्लैक लोगों को जमीन तक खरीदने की इजाजत नहीं थी। बैंक खरीदना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन गैरेट उसे समझा लेता है और दोनों मिलकर मैट को फिर से काम पर रखते हैं। मैट बैंक के ओनर से मिलने जाता है। दोनों ओनर्स में से फ्लोरेंस जूनियर इस डील को लेकर शंका में था, लेकिन उसके पिता बैंक
को मैट और उसके पार्टनर्स को बेच देते हैं, बिना यह सोचे कि उनके पार्टनर्स कौन हैं। अब गैरेट काम पर लग जाता है और अफ्रीकन अमेरिकन के लोन अप्रूव करने लगता है। वह अपने लोगों को बराबरी का मौका देना चाहता था, जो उन्हें व्हाइट ऑनर्स के तहत कभी नहीं मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन फ्लोरेंस मैट से उन लोन के बारे में पूछता है जो उनका बैंक अप्रूव कर रहा था। मैट की हिचकिचाहट से उसका शक यकीन में बदल जाता है। फ्लोरेंस मैट का पीछा करता है और देखता है कि मैट के पार्टनर्स ब्लैक हैं। यह देख फ्लोरेंस गुस्से में आ जाता है और कहता है, 1 महीने में बैंक का इंस्पेक्शन होने वाला है और तुम तीनों पकड़े जाओगे। वह उन्हें बैंक वापस बेचने के लिए मजबूर करना चाहता है। मैट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है, क्यों न हम एक नया बैंक खरीद लें और जो लोन हमने अप्रूव किए हैं उन्हें उस बैंक में ट्रांसफर कर दें। गैरेट को यह योजना ठीक नहीं लगती, क्योंकि मैट को इस बिजनेस की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन अंत में उन्हें यही करना पड़ता है। शर्त यह होती है कि गैरेट की पत्नी हमेशा उनकी मदद के लिए साथ रहेगी। मैट पेपर्स पर साइन कर देता है और अब उसे नए बैंक के ऑपरेशन को संभालना होता है। फ्लोरेंस अपनी ओर से मैट के वीआईपी क्लाइंट्स को उसके बैंक से पैसे निकालने के लिए कहता है, जिससे मैट की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। अगले दिन एक फेडरल बैंक एग्जामिनर मैट से इन्वेस्टिगेशन करने आता है। गैरेट उसकी मदद के लिए एक सफाई कर्मचारी का लिबास पहनकर उसके पास जाता है, ताकि वह मैट के पास अधिक से अधिक रह सके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। एग्जामिनर ने पहले ही ढेर सारे अप्रूव्ड लोन में बड़ी समस्याएं ढूंढ ली थीं। गैरेट को यकीन नहीं हो पाता कि एग्जामिनर को इन लोन के बारे में कैसे पता चला। जल्द ही यह खुलासा होता है कि यह सब फ्लोरेंस करवा रहा था। मैट ने बैंक चलाने की जल्दबाजी में प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया था और जिस लॉयर ने उसकी मदद की वह भी फ्लोरेंस के साथ मिला हुआ था। लॉयर मैट से कहता है कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपने नए बैंक से हाथ पीछे खींचने होंगे। मैट अपने बैंक को नहीं खोना चाहता, इसलिए वह अपने पार्टनर्स की मंजूरी के बिना एक फैसला लेता है। जब जो को इस बारे में पता चलता है तो वह शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन वह गैरेट के साथ मैट से मिलने जाता है, लेकिन वहां पहले से फ्लोरेंस उनका इंतजार कर रहा था। दोनों को परेशान देखकर वह मुस्कुरा रहा था। गैरेट मैट से लोन की फाइल्स लाने को कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। फेडरल एग्जामिनर उनका बैंक लाइसेंस रद्द कर देता है और जब गैरेट बैंक से बाहर निकलता है तो एफबीआई उसे गिरफ्तार कर लेती है। कुछ समय बाद गैरेट और जो अपने लॉयर से मिलते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि उनका केस अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और इसे जानबूझकर लंबा खींचा जाएगा। इसी बीच ही मैट सेनेटर से मिलता है, जो उसे सलाह देता है, तुम कोर्ट में अपने पार्टनर्स के खिलाफ गवाही दो, बदले में तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे। मैट पूरी रात इस बारे में सोचता है और आखिरकार मदद के लिए गैरेट को कॉल करता है। अगले दिन मैट कोर्ट में अपने पार्टनर्स के खिलाफ गवाही देता है और गैरेट और जो इसे देखकर निराश हो जाते हैं। उसी दिन सेनेटर जो से मिलता है और कहता है, तुम मैट के इल्जाम को कबूल कर लो, बदले में तुम्हें सरकार से कुछ राहत मिलेगी। गैरेट को यह मंजूर होता है और अगले दिन कोर्ट में गैरेट सभी आरोपों को स्वीकार कर लेता है। वह अपने समुदाय के समर्थन में वह सारी बातें कहता है जो उसने सालों से अपने अंदर छुपा कर रखी थी। वह रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव के बारे में बात करता है। सेनेटर उससे बार बार कहता है, तुम कोर्ट का अपमान कर रहे हो, लेकिन गैरेट ने वह सब कुछ कहने की अनुमति दी थी। गैरेट और जो की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि उनके जेल जाने के बाद फ्लोरेंस ने अपने बैंक को बहुत सस्ते में सरकार से वापस खरीद लिया। मैट को कभी जेल नहीं हुई और उसे किसी भी क्राइम के लिए चार्ज नहीं किया गया। कई सालों बाद जो और गैरेट जेल से रिहा होते हैं। एनीस देखती है कि अपना सब कुछ खोने के बावजूद दोनों खुश थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जो यह रिवील करता है कि दोनों के पास अब भी कुछ बचा था। यहाँ पता चलता है कि झूठी गवाही देने से एक रात पहले मैट ने गैरेट को फोन किया था। मैट ने उसे सारा सच बता दिया। गैरेट जानता था कि जो होने वाला था उसे कोई नहीं बदल सकता था, लेकिन वह चाहता था कि सरकार उसकी प्रॉपर्टी सीज करने से पहले वह पैसे कहीं और निवेश कर ले। मैट ने वैसा ही किया और इस तरह से उनके कुछ पैसे बच गए। 3 साल बाद अमेरिका में फेयर हाउसिंग एक्ट पास हुआ। इस कानून ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी इंसान रंग, धर्म या जेंडर के आधार पर प्रॉपर्टी को सेल और रेंट करने से किसी को मना नहीं कर सकता। गैरेट को बहुत कुछ खोना पड़ा, लेकिन आखिरकार उसके समुदाय को बराबरी का हक मिला और उसके लिए यही सबसे बड़ा जीत था। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह फिल्म पसंद आई होगी। धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।